क्या दिल्ली की केंद्र सरकार तय कर रही है तमिलनाडु में सरकार की लाइन और लेंथ? क्या एक बार फिर से लोक भवन, जो पहले राजभवन बुलाया जाता था, वहां बैठे महामहिम राज्यपाल ये सारी करतूत को अंजाम दे रहे हैं? यह पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में हमने गवर्नर्स हाउस का इस्तेमाल देखा है राजनीतिक एजेंडा आगे करने के लिए। कम से कम इस तरीके के आरोप हमेशा से गवर्नर्स हाउस पर लगते रहे हैं। लोक भवन बोल करके क्या उसके चरित्र को बदला जा सकता है, या जो वहां बैठे हुए हैं उनको इंस्टॉल ही इसलिए किया गया है कि जरा केंद्र की जबान बोलें और जो दिल्ली चाहता है बिल्कुल उसी तरीके की चीज राज्यों में भी हो? तमिलनाडु में भी क्या कुछ ऐसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है? और ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना या ना बुलाना, उसको लेकर के राजनीतिक गणित का इतिहास क्या है, ये सारी चीजें आज के इस एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं अर्लेकर जी को लेकर के कि कौन है अर्लेकर जी। 72 साल के हैं अर्लेकर जी। ये बचपन से ही आरएसएस मतलब विचारधारा के हैं, बहुत क्लियरली एक आरएसएस बैकग्राउंड के अर्लेकर जी हैं। बीजेपी में सन 89 से 1989 से ये भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रिय रहे हैं। स्टेट प्रेसिडेंट गोवा बीजेपी के रह चुके हैं। विधायक बने 2002 में, 2012 में गोवा असेंबली के स्पीकर बने 2012 में, मंत्री बने गोवा सरकार के 2015 में, और उसके बाद इनका राज्यपाल बनने का एक दौर शुरू हुआ। मैं सबसे पहले जो गवर्नर हैं अभी तमिलनाडु के, उनका इतिहास आपको बता रहा हूं। और वो क्या था? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे 2021 से 2023 के बीच में। याद कीजिए, इसमें एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट हुई थी जब कांग्रेस की सुक्खू सरकार आ गई थी 2022 में, तब यही अर्लेकर जी वहां पर गवर्नर थे। बिहार में 2023 से 2025 तक ये गवर्नर रहे। उसके बाद केरल में 2025 में, आप जानते हैं कि ये बिहार के गवर्नर थे और केरल के गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान। तो 2025 में ये अदला बदली हुई, जिसमें आरिफ साहब को तो भेज दिया बिहार और इनको भेज दिया केरलम, और उसके साथ साथ तमिलनाडु का एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया कि अभी आप ये भी संभालें। तो इस वजह से ये गवर्नर साहब दोनों जगहों के गवर्नर हैं। अब आपको ये बता दें कि पिछले 2 दिन से, अब आते हैं मेन बात पर, जो अभी जिस वजह से इनके ऊपर बात चल रही है। पिछले 2 दिन से लगातार तमिलनाडु चुनाव में सबसे ज्यादा संख्या पाई हुई पार्टी, यानी कि टीवीके की विजय की टीवीके, तलपति विजय जो एक्टर हैं उनकी टीवीके पार्टी अपने 108 विधायक की चिट्ठी और प्लस कांग्रेस के 5 की चिट्ठी, यानी कि टोटल 113 लोगों की चिट्ठी लेकर के एक सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक बन करके गवर्नर साहब के पास गए कि भाई हमें बुला लो, हम मुख्यमंत्री बन जाएं, उसके बाद फिर हम असेंबली में अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। इन गवर्नर साहब ने यह कहा कि 118 हाफवे मार्क है बच्चू, तुम्हारे पास 113 हैं, तो जाओ पहले सारे साइन लेकर के आओ, तभी बुलाऊंगा, नहीं तो नहीं बुलाऊंगा। अब आपको गणित समझा दें कि क्या है। तमिलनाडु की असेंबली में 234 सीटें हैं, जिसमें मेजॉरिटी पाने के लिए आपको 118 पार करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी लोकसभा में 272 इज हाफवे मार्क 543 में से। तो 118 का अंक गणित है, जो पार कर लेंगे तो आपकी सरकार हो जाएगी। टीवीके के पास 108 हैं, एडीएमके के पास 47, डीएमके 59, कांग्रेस 5, और इसके अलावा जो डीएमके गठबंधन है उसके कुछ, जिसमें कांग्रेस भी हिस्सा था, फिर वो छटक गया, और एडीएमके गठबंधन, इसमें भी लोग हैं। तो अब टीवीके और कांग्रेस को अगर आप मिला दें 108 और 5, तो टोटल 113 बनता है, यानी कि आप अभी भी 118 से पीछे हैं। वहीं अभी एक और गणित चल रही है और एक बात चल रही है कि जो इतने सालों में नहीं हुआ तमिलनाडु की राजनीति में, या तो एडीएमके आती थी या डीएमके, तो अब एक बात चल रही है कि ये दोनों साथ में आ जाएं। तो ये दोनों साथ में आ भी जाएंगे, 59 और 47, तो 106 ही ना हुए। अब आते हैं अलायंस, यानी कि और छोटे छोटे जो दल हैं उनके ऊपर। तो डीएमके
गठबंधन तमिलनाडु में जब चुनाव लड़ा तो उसमें कांग्रेस भी था, उसमें डीएमके के पास 59 है, लेकिन उसके अलावा वीसीके के पास 2 हैं, सीपीएम 2, सीपीआई 2, आईयूएमएल 1, डीएमडीके 1 और कांग्रेस 5। इसमें से कांग्रेस छटक गई, 113 पर है। तो अब अगर डीएमके को त्याग करके वीसीके, सीपीएम, सीपीआई, आईयूएमएल, डीएमडीके ये अगर इधर आ जाते हैं तो 113 प्लस 2 115 प्लस 2 सीपीएम के 117 प्लस सीपीआई के 2 119, 118 का आंकड़ा पार और 2 सेफ्टी के लिए आईयूएमएल और डीएमडीके, यानी कि आप 121 पर पहुंच गए। ये तभी होगा अगर कांग्रेस के साथ साथ वीसीके, सीपीएम, सीपीआई, आईयूएमएल, डीएमडीके सब चल लें। अब उधर की गणित जानिए, अगर एडीएमके और डीएमके साथ आ जाते हैं तो 106 हुए, और एआईएडीएमके के साथ पीएमके है जिसके पास 4 हैं तो 110 हो गए, एएमएमके है उसके पास 1 है तो 111 हो गए, 118 से तो ये अभी भी कम है। फिर बीजेपी है, उसको आप जोड़ लें तो 112 हो गए। लेकिन क्या डीएमके बीजेपी के साथ जाएगा एक सीट का? ऐसा है, बीजेपी को आप एक सीट या एक एमएलए मान रहे हैं, लेकिन एक चीज जो आप नहीं समझ रहे हैं बीजेपी की, कि पूरी समूची एआईएडीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, और बीजेपी के साथ गठबंधन का मतलब सिर्फ एक विधायक का समर्थन नहीं हुआ। बीजेपी के साथ गठबंधन का मतलब हुआ केंद्र में गठबंधन, बीजेपी के साथ गठबंधन का मतलब हुआ ईडी और सीबीआई से गठबंधन, बीजेपी के साथ गठबंधन का मतलब हुआ कि गवर्नर की मेहरबानी का गठबंधन, हर तरीके से आपको एक प्रोटेक्शन की लेयर। तो आप बीजेपी की ताकत को यहां पर एआईएडीएमके को मिला करके देखें। अब ऐसे में क्या सीपीएम, सीपीआई, आईयूएमएल, डीएमडीके और वीसीके ये बीजेपी वाले गठबंधन में जाएंगे? और अगर ये एक विधायक सोच करके ये आउट कर देते हैं आपके एआईएडीएमके वाले, तो फिर वो सेफ्टी नेट जो है, जो दिल्ली मुहैया करा रही है, गवर्नर भी मुहैया करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब छिन जाएगा। खैर, ये मसला अलग। तो मैंने आपको अंक गणित बता दी। अब आ जाते हैं गवर्नर के रोल पर। देखिए, ऐसा है, आपको यह जानना जरूरी है कि संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज states chief minister shall be appointed by the governor and the other ministers shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister and the ministers shall hold office during the pleasure of the governor। इसका मतलब कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को अपॉइंट करेंगे। अब ये किस तरीके से होता है, संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? राज्यपाल पार्टी को बुलाते हैं जिसके पास जनमत हो चुनाव में, उसके बाद फिर वो सीएम डेजिग्नेट को ओथ दिलवाते हैं, मैं फलाना फलाना ईश्वर की शपथ लेता हूं। इसका तमिल वर्जन तमिलनाडु में ये सब होता है। फिर एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है विधानसभा में, जो सीनियर मोस्ट जो भी एमएलए होगा उसको प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। फ्लोर टेस्ट होता है असेंबली में जिसमें लोग अपना बहुमत सिद्ध करते हैं, यानी कि बहुमत सिद्ध होता है असेंबली के अंदर। यहां पर गवर्नर ने क्या मांगा कि तुम पहले ही मुझे चिट्ठी दिखाओ कि तुम्हारे पास बहुमत है या नहीं, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट वाला नियम यहां पर गवर्नर साहब ने नहीं माना। जबकि कई बार हमने इतिहास में देखा है कि पहले आप अपनी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी लेकर के जाते हैं और उसके बाद फिर उसका असली पैमाना, असली टेस्ट, गवर्नर हाउस के यहां चिट्ठियां नहीं होती, उसका असली पैमाना होता है सीधा फ्लोर पर। और इतिहास उठा करके देख लीजिए, तमाम ऐसी सरकारें हैं जो बनी या गिरी हैं, फ्रॉम मिस्टर वाजपेयी 1996 13 दिन की सरकार, और उसके बाद और तमाम सरकारें जो कि फ्लोर टेस्ट में ही बनी और गिरी हैं, लेकिन उनको स्वेरिंग इन होने दी है, बहुत केसेस में नहीं भी होने दी। तो यहां पर गवर्नर के डिस्क्रिशन के ऊपर रोल आ जाता है कि किस तरीके से राज्यपाल को इस्तेमाल किया जा सकता है, नमक स्वादानुसार, उस तरीके से, ऐसे सॉल्ट बे की तरह यूं यूं करके। अगर आपको किसी भी प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा नमक छिड़कना हो अपने हिसाब से, तो आप राज्यपाल के माध्यम से कैसे राजभवन या लोक भवन करता है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट हैं जो ये बताती हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन ये गवर्नर का डिस्क्रिशन होता है। मैं भी आपको बताता हूं आगे कैसे। राजभवन का एक इतिहास रहा है कि उसने अपनी मर्जी के हिसाब से कभी एक गठबंधन दल को बुलाया है, पोस्ट पोल गठबंधन दल को बुलाया है,
सिंगल लार्जेस्ट को बुला लिया है और इस केस में यह तय किया है कि सिंगल लार्जेस्ट नहीं बुलाएंगे, किसी को भी नहीं बुलाएंगे, लटका के रखेंगे। तो गवर्नर तय कर रहा है। अब इसमें किसको फायदा है, अब आप ही जान लीजिए। कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर पारिकर की सरकार को अपनी मेजॉरिटी साबित करने को कहा। डिस्पाइट डिस्प्यूट यह था कि कांग्रेस उस समय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो कांग्रेस का यह कहना था कि भाई हम सिंगल लार्जेस्ट हैं, हमें बोलो ना, हम फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना बहुमत सिद्ध करें। आपने मनोहर पारिकर को बिठा दिया, जबकि वो मेजॉरिटी है भी नहीं उनके पास। गोवा सीएलपी के जो लीडर थे कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के, चंद्रकांत करलेकर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने ये बोला कि गवर्नर को हमें बुलाना चाहिए था, लेकिन उसने पर्रिकर को बुला लिया कि मुख्यमंत्री आप बन जाइए और उसके बाद अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट कहता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग वी वर satisfied that the instant sensitive and contentious issue raised on behalf of the petitioner can be resolved by simple direction requiring the holding of a floor test at the earliest. This will remove all possible ambiguity and would result in giving democratic process required credibility. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस में तय करते हैं कि आपका बहुमत है या नहीं। आप गवर्नर के पास की चिट्ठी में नहीं तय करते हैं। आप कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फ्लोर ऑफ द हाउस में तय होगा कि आपके पास बहुमत है या नहीं। 2018 का उदाहरण, कांग्रेस और जेडीएस सुप्रीम कोर्ट में चले गए क्योंकि गवर्नर वजूभाई वाला ने बीएस येदियुरप्पा को स्वेरिंग के लिए बुला लिया। कांग्रेस और जेडीएस का यह कहना था कि चुनाव बाद हमने एक गठबंधन किया, उस गठबंधन में हमारा बहुमत था, लेकिन गवर्नर ने बीजेपी को इनवाइट कर लिया यह कह करके कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बहुमत नहीं है उनके पास, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। यहां पर तमिलनाडु में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीवीके है। गवर्नर साहब ने ठेंगा दिखा दिया। जैसे कि मैंने आपको बोला, जहां पर गवर्नर को सूट करता है, और ऐसे बहुत बार देखा गया है 2014 के बाद कि जहां पर केंद्र सरकार या बीजेपी को सूट कर रहा है, वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाला नियम लागू हो रहा है। जहां नहीं कर रहा वहां पर लाओ, दस्तखत दिखाओ, लटका दिया। किया किसने? महामहिम राज्यपाल ने। तो वजूभाई वाला के केस में गवर्नर ने बीजेपी को 15 दिन दिए कि अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया कांग्रेस और जेडीएस की वजह से, जिसमें उस समय के मुख्य जो न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा, उन्होंने हालांकि इस पर रोक नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने ये बोला कि खरीद फरोख्त हो रही है तो आप जल्दी से जल्दी अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। 15 दिन की जरूरत नहीं है कि 15 दिन तक आप इधर से उधर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो। तो उन्होंने एक 36 घंटे के अंदर अंदर कहा, लेकिन बीजेपी फ्लोर टेस्ट हार गई। यानी कि गवर्नर की रणनीति काम नहीं आई। 2016 उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट इज द अल्टीमेट वे टू प्रूव मेजॉरिटी, डायरेक्टेड द हरीश रावत गवर्नमेंट टू प्रूव मेजॉरिटी। आप देख रहे हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि आप फ्लोर टेस्ट करिए और वहां अपनी मेजॉरिटी प्रूव कीजिए। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जो सिंगल लार्जेस्ट है या जो भी गठबंधन है जो ये दावा कर रहा है कि वो सरकार बना सकता है, उनको आप बुलाते हैं। अब हुआ क्या है कि क्यों केंद्र सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी, जो लिटरली इट इज अक्यूज्ड ऑफ इंस्टॉलिंग गवर्नर्स, वो इन सब केसेस में गवर्नर्स के बचाव में दिखी है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका 2018 और महाराष्ट्र 2019, याद कीजिए भगत सिंह कोश्यारी मामला, जिसमें बाप रे बाप, मतलब 36 दिन तक पता ही नहीं चल रहा था कि इतनी बार स्वेरिंग इन हो गई है, ये कॉम्बिनेशन में इधर हो गया, वो कॉम्बिनेशन में उधर हो गया, सारी चीजें हुई और उसके बाद एक 2.5 साल की सरकार चली और फिर वो भी टूट गई, पार्टियां टूट गई, क्या क्या कांड नहीं महाराष्ट्र में हो गया। खैर, बीजेपी ने कर्नाटक 2018 और महाराष्ट्र 2019 में संविधान के आर्टिकल 361 को साइट करते हुए कहा, एंड आई कोट, एनी एक्ट डन टू एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर वर इम्यून फ्रॉम स्क्रूटनी बाय कोर्ट्स। कहने का मतलब यह है कि अदालत नहीं तय कर सकती कि राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि संविधान उनको यह हक देता है। तो गवर्नर का इस्तेमाल आप करेंगे, आप पर आरोप लगेगा कि आप गवर्नर का इस्तेमाल कर रहे हैं,
गवर्नर जब मन आए तब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुला ले, जब मन आए तो नहीं बुलाए, किसी गठबंधन को बुला ले, मनोहर पार्रिकर को इंस्टॉल कर दे, उधर सिंगल लार्जेस्ट बीजेपी को बुला ले। मतलब एम्बिग्विटी है राज्यपाल के रोल में, फेवरिंग वन पार्टी। और हवाला दिया जाता है कि 361 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, उनमें कोर्ट सवाल नहीं कर सकता उनके ऊपर। लेकिन कई बार देखा गया है कि तब से लेकर के अब तक कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से राज्यपाल अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस केस में भी बिल्कुल वही हो रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या किसी, देखिए दूसरी तरफ से कोई गठबंधन तो बना नहीं है, लेकिन गवर्नर साहब ना मान करके एक मौका दे रहे हैं कि गठबंधन बनाओ, जल्दी करो। तो इस तरीके की एक स्थिति क्रिएट कर रहे हैं गवर्नर। अच्छा, बात क्या है? बात यह है कि भाई इसलिए मैं लेटर मांग रहा हूं ताकि खरीद फरोख्त ना हो। अक्सर ये गवर्नर द्वारा ये कहा जाता है। तो भाई क्या खरीद फरोख्त अभी नहीं हो सकती? अगर आप ये कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट अगर होगा और ज्यादा टाइम दे दिया जाएगा तो उसमें खरीद फरोख्त की चांस ज्यादा हो जाएगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी। तो अभी आप अगर चिट्ठी मांग रहे हैं तो अभी भी हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। हॉर्स ट्रेडिंग तो लोग खट्ट से कर देंगे पावर में रहने के लिए। तो गवर्नर साहब करना क्या चाह रहे हैं? अगर उनका मकसद हॉर्स ट्रेडिंग रोकना है तो क्या वो कर पा रहे हैं? क्योंकि एडीएमके के विधायक लोग तो पुदुचेरी चले गए, मौसम वहां अपेरेंटली ज्यादा अच्छा है ऐसा बताया जा रहा है। और यहां आपने टीवीके को सरकार नहीं बनाने दी कि वो अपना बहुमत सिद्ध करें। तो ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, क्या ये पूरी तरीके से दिल्ली के राजनीतिक आकाओं की अलग अलग तरीके से मर्जी को लागू करने का प्रयास गवर्नर हाउस से हमने होते हुए देखा है? मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, आप भी समझदार हैं। इशारों इशारों में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।